नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बिन ब्याह बाप और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये छठा पार्ट है। दोस्तों, पहले 5 पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर के आप बाकी के पार्ट्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस नए पार्ट को शुरू करते हैं। पुष्पा, क्या भाई आप भी कब सुधरेंगे? मेरा किया हुआ सब आपको याद है, और जो आपने हमारे लिए किया वह याद नहीं? हम सब अनाथों के नाथ हैं आप। मौसी, हाँ पुष्पा, तू एकदम सही कह रही है। दयानंद हम सबको ना संभालता या हमें आसरा ना देता तो हम सब न जाने कहाँ ठोकरे खाते फिरते। पर ये छोरा अपनी काबिलियत को कभी महत्व नहीं देता है। अब हम सब कितने हैं? पुष्पा के 2 बच्चों सहित कुल 13 लोगों का परिवार हो गया है हमारा। सबकी जिम्मेदारी है इसके कंधों पर। दयानंद, मौसी ऐसे मत कहो, तुम तो मेरी माँ दादी से भी बढ़कर हो। तुमने मुझे सहारा ना दिया होता तो आज मैं न जाने कहाँ किस हाल में होता। शिल्पा को आप लोगों के बिना क्या मैं पाल पाता? इतने में शिल्पा, जो उन सबकी परिचर्चा कब से सुन रही थी, आकर बोली, वाह वाह क्या बात है। सब लोग मेरे पास होने का श्रेय एक दूसरे को दे रहे हैं। मैं जो बेचारी साल भर मेहनत करती रही, किसी ने भी मुझे एक बार भी श्रेय नहीं दिया। आप सब बताओ कि मैं पढ़ती नहीं तो क्या इतने अच्छे नंबर आते? दयानंद, शिल्पा को गले से लगाते हुए, मेरी बच्ची, तू तो मेरे जीवन में बाहर बनकर आई है। जिस दिन से तुमने मेरे जीवन में कदम रखा, तब से हम सबको तुमने एक सूत्र में ऐसे गूंथा मानो हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं। पुष्पा, हाँ शिल्पा, अब तुम सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है। अब तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा, वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी। तुम्हें अब स्कॉलरशिप मिलेगी। अब तुम अपने विषय भी चुन लो कि तुम्हें आगे भविष्य में क्या बनना है। शिल्पा, बुआ मुझे तो डॉक्टर बनना है, इसलिए मैं तो पीसीबी लूँगी। पुष्पा, ठीक है, फिर अब तुम आगे बढ़ते हुए पढ़ाई पर अभी से ध्यान देना शुरू करो, तभी अच्छा कर पाओगी। शिल्पा, बुआ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं 12वीं की परीक्षा में इससे भी अच्छे नंबर लाऊंगी और अपने बाबा का और आप सबका नाम रोशन करूंगी। घनश्याम, अपनी भीगी आई आंखों को पोंछते हुए, शाबाश मेरा बच्चा, तू तो हम सबकी जान है, मान है और शान है। सब जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। दूसरे दिन हलवाई को बुलवाकर लड्डू बनवाकर पूरे गांव में बांटे गए। सभी शिल्पा के लिए खुश थे। शिल्पा का एडमिशन शहर के अच्छे स्कूल के हॉस्टल में हो गया। वह हॉस्टल चली गई तो सब उदास थे, खासकर दयानंद। उसे लग रहा था जैसे सारे घर की रौनक ही चली गई हो। उस दिन से ना ठीक से खाना खा रहा था और ना ही हंस बोल रहा था। वैसे तो सभी का यही हाल था। घर में शिल्पा के अलावा सभी सदस्य मौजूद थे, फिर भी शिल्पा के बिना घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। धीरे धीरे सब शिल्पा के बिना रहने की आदत डाल रहे थे। उधर हॉस्टल में शिल्पा के स्वभाव देखते हुए उसके नंबरों से प्रभावित होकर सभी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाह रही थी। बहुत सारी लड़कियों में तो लड़ाई हो गई कि वह उनसे उनकी उसकी रूम पार्टनर बनेंगी। शिल्पा सबको हंसते हंसते समझाती है कि वह बस जब 2 साल तक यहीं रहने वाली है। अध्यापिकाएं भी उससे बहुत स्नेह रखती हैं। पढ़ने में तो वह तेज थी ही, कॉलेज की अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। जल्दी ही उसने कॉलेज में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। दयानंद, घनश्याम, पुष्पा और चंपा कभी कभी उससे मिलने चले जाते थे। छुट्टियों में वह घर आ जाता तो सभी बहुत खुश रहते। मौसी की तबीयत अब थोड़ी नासाज सी रहती थी तो चंपा उससे कहती, मौसी अब तो हमारी शिल्पा ही डॉक्टर बन जाएगी तो आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। मौसी खूब खुश होती और कहती, ईश्वर करे वह दिन जल्दी से आ जाए ताकि हम सब फिर से साथ रहें। मेरी बच्ची गरीबों का इलाज निःशुल्क करेगी तो उसे लोगों की दुआएं मिलेंगी। चंपा, हाँ काकी, कितना अच्छा होगा ना, अपनी शिल्पा को सब डॉक्टरनी कहकर बुलाएंगे। पुष्पा, अरे बाबा, तुम लोग कितने भावुक हो, हर बात पर आंखों में आंसू भर जाते हैं। अभी तो शिल्पा 12वीं पास कर फिर एमबीबीएस के एंट्रेंस की परीक्षा देगी, उसके पास होगी तो 5 साल तक डॉक्टरी करेगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी, तब जाके डॉक्टर बनेगी पूरी तरह से। मौसी, अरे बाप रे, इतने साल लगे हैं डॉक्टर बनने में? पुष्पा, हाँ मौसी,
चंपा, कोई बात नहीं, समय का कहाँ पता चलता है। समय तो पर लगाकर उड़ान भरता रहता है। यह समय भी यूं ही बीत जाएगा और हमारी शिल्पा डॉक्टर बनकर हमारे सामने होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। मौसी, बात तो सही है, मगर मैं क्या पता तब तक रहूं या ना रहूं, परंतु जब भी वह दिन आएगा तो तुम लोग उस दिन पूरे गांव को दावत देना। पुष्पा और चंपा ठहाका लगाकर हंसने लगी। क्यों नहीं, अवश्य दावत देंगे, और आप तब तक कहीं जाने वाली नहीं है। पुष्पा, चलो, बहुत समय हो गया है, बच्चों के लिए दूध बनाती हूँ। इस साल शिल्पा 12वीं कक्षा में थी, बहुत ही लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। उसकी सभी अध्यापिकाएं उससे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन प्रिय और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। बच्चे भी उससे बहुत लगाव रखते थे। वह हर एक की मदद करने की कोशिश करती। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती। वह चाहती थी कि मैं अच्छे नंबरों से पास हों, जिससे कि मैं अपने पापा का नाम रोशन कर सकूं। दयानंद ने बचपन से ही उसे कहा कि तुम डॉक्टर बनना। मौसी भी उसे हर बार यही कहती रहती कि बेटा, यहाँ गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, तो पढ़ाई करके डॉक्टर बनना और गांव के गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में करना। लोग तुम्हें खूब आशीष देंगे। यही बात शिल्पा के मन में गहरे तक बैठ गई थी और वह मन लगाकर पढ़ाई करती थी ताकि अपने पिता और दादी का सपना पूरा कर सके। दयानंद और घनश्याम ने भी अपनी दुकान के साथ साथ गेहूं पीसने की, तेल निकालने की, रुई भूनने की, चावल कूटने की चक्की लगा ली, जिससे काम और आमदनी दोनों काफ़ी बढ़ गई थी। पुष्पा और उसका पति बाहर के कार्य करने में मदद करते और कई गांव वालों को भी चक्के का काम मिल गया। अब तो दयानंद गरीब असहायों को घर ले आता तो और अपने परिवार में उन्हें शामिल कर लेता। वे सब भी, कोई खेती के काम में मदद कर देता तो कोई दुकान चक्की में, औरतों कोई दुकान में, कोई चक्की में। औरतें घर का कार्यों में चंपा और पुष्पा की देख रेख में सब कुछ संभालती। कुछ भिखारियों के बच्चे, भिखारी भी दयानंद की मलभल मानसता का पता लगते ही उसके परिवार का हिस्सा बनते चले गए। दयालु अनपढ़ दयानंद और घनश्याम के पास भले ही शिक्षा की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसकी जिजीविका में उन्हें मैनेजमेंट का हुनर ऐसा सिखाया कि वे अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ रहे थे। 18-20 साल में दयानंद और घनश्याम जैसे निखट्टुओं को उनकी उदारता, दयालु स्वभाव और कर्मठता ने ऐसा हौसलामंद और हुनरमंद बना दिया कि उनका पूरा परिवार बढ़कर 30 सदस्यों का परिवार हो गया था। अब तो सारे पुरुष सदस्य खेती बाड़ी संभालते, गाय भैंस, बकरी, पशुपालन, मुर्गी पालन सब करने लगे। औरतें कपड़े सिलती, अचार बढ़िया बनाती, दूध दही घी सब्जियां सब बाजार जाकर बिकने लगा। बच्चे सब स्कूल जाते। पुष्पा और उसका पति घर आकर भी बच्चों को पढ़ाते। सबके कार्य बटे हुए थे और सब बहुत ही ईमानदारी से अपना अपना कर्तव्य पालन करते। अब घर भी बड़ा बना दिया गया। मौसी की, चंपा काकी की, दयानंद की और थोड़ी घनश्याम की ज़मीन को मिलाकर बहुत खेती की ज़मीन हो गई थी। उसमें दिन रात मेहनत कर बहुत अच्छा अनाज उत्पन्न होता, जो पूरे परिवार के लिए काफ़ी था। जब सफलता मिलती है तो हौसला अपने आप बढ़ जाता है। अब तो दयानंद व घनश्याम को सारे इलाके के लोग पहचानने लग गए थे। कुछ पैसे वाले लोग दान देकर उनकी मदद करने लगे। पहले तो स्वाभिमानी दयानंद ने किसी भी प्रकार की मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मौसी, घनश्याम, चंपा, पुष्पा और उसके पति के समझाने पर मदद लेने को तैयार हो गया। दयानंद के गांव में कौशल्या नाम की एक संपन्न बुजुर्ग महिला थी, जिनके पूरे गांव में सबसे अधिक जमीनें थी। उसके सभी बच्चे विदेशों में बस गए थे। बस एक बेटी थी जो दिल्ली में रहती थी। वह भी बहुत ही संपन्न परिवार में ब्याही थी, तो अपने माँ को भी वह अपने साथ ही रखती थी, क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद माँ अपना देश छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वह यहीं बेटी के पास रहती थी, लेकिन उन्हें अपने गांव से बहुत लगाव था, तो कभी कभी उनकी माँ बेटी को लेकर गांव आती और गांव की ज़मीन सब वैसे ही पड़ी रहती थी। घर भी बंद पड़ा था। जब गांव आकर दयानंद के परिवार के बारे में उन्हें पता चला, तो उन्होंने अपना सब कुछ दयानंद के नाम कर दिया। उनकी बेटी ने दयानंद को एक ट्रस्ट बनाने की सलाह दी कि वह बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। अगर वह एक ट्रस्ट बनाकर कार्य करते हैं तो जो लोग दान करने की इच्छा रखते हैं वह इस ट्रस्ट के नाम पैसे, जमीन, अनाज या जरूरत का सामान भेज सकते हैं। कौशल्या देवी की पुत्री के पति
जाने माने वकील थे। उन्होंने दयानंद घनश्याम को सब कुछ समझाकर कानूनी रूप से भी उनकी बहुत मदद की। दयानंद और उनके परिवार की जिम्मेदारियों और भी बढ़ गई थी। अब तो अखबारों में भी इस अनोखे परिवार के बारे में खबरें छपने लगी। बहुत सारे लोग आसरा पाने और दान दाता भी आने लगे। पहले पहल तो सीधे साधे दयानंद और घनश्याम दोनों को ही कुछ सूझता नहीं कि वे लोगों के सवालों के जवाब कैसे दें। तो पुष्पा ने ही यह सब संभाला। धीरे धीरे उनको भी सब समझ में आने लगा, लेकिन दयानंद तो अपनी धुन में ही सबकी सेवा करने में लगा रहता। पुष्पा और उसका पति ही यह सब संभालते। इतने साल बाद तो उनके पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई थी। गांव की सड़क पक्की हो गई थी, शहर आने जाने के साधन भी बढ़ गए थे। अब तो दयानंद ने भी एक मिनी बस और एक छोटा सा ट्रक ले लिया था। शहर से सामान ले जाने के बाद घर में बने सामान शहर के बाहर तक पहुंचने लगे। शहर के जरूरत का सामान लाने व दुकान चक्की के लिए सामान लाने का कार्य अब अपना वाहन होने के कारण आसान हो गया था। शिल्पा की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो गई। वह भी छुट्टियां मनाने घर आ गई। घर में इतना बड़ा परिवर्तन देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने आते ही सबसे बड़े बुजुर्गों के पैर छुए। घर के घर में कई छोटे छोटे सदस्य भी आ गए थे। शिल्पा सबसे बहुत ही प्यार से मिल रही थी। वह दयानंद के गले लगकर बोली, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं और सबसे प्यारे इंसान भी। आपको पता है, हमारे स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सबको अपनी मम्मी पर निबंध लिखना था, किंतु मेरी माँ तो है ही नहीं। मैंने अपने पापा पर ही लिखा, तो पता है मुझे सबसे अधिक नंबर मिले। मैडम ने कहा, तुमने जो बहुत ही भावपूर्ण और मार्मिक चित्रण किया है अपने और पापा के रिश्तों का। हालांकि यह निबंध प्रतियोगिता माँ पर थी, लेकिन तुमने जिस तरह से अपने और अपने पापा के रिश्तों का चित्रण किया है, वैसा निबंध हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा। इसलिए तुम्हें इसके लिए अलग से विशिष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। यह देखो पापा, यह पेपर में मेरी और आपकी तस्वीर के साथ मेरा निबंध भी छपा है। यह रहा मेरा सर्टिफिकेट। है ना आपकी बेटी अपने पापा की तरह हुनरमंद? दयानंद ने उसे गले से लगा लिया और उसकी आंखें खुशी से झलक पड़ी। दयानंद, मेरी गुड़िया, तू हम सब के लिए इतनी खुश शुभ है कि तेरी वजह से आज मैं अपने इस अनोखे परिवार का मुखिया कहलाता हूँ। तुम्हारा यह निखट्टू पिता आज देख कितने बड़े परिवार को संभाल पा रहा है। तू न होती तो मैं कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहा होता। देख, यह घनश्याम भी मेरे साथ बड़ा आदमी बन गया है। यह देख कैसे एक जैसी पैंट कमीज खरीद कर लाता है हम दोनों के लिए। पूरा परिवार हंसने लगा। शिल्पा को एमबीबीएस के एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए शहर के जाने माने कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवा कर पुष्पा ने उसके रहने की व्यवस्था कर दी, ताकि बार बार गांव में आने जाने की परेशानी से बचा जा सके और उतना समय वो पढ़ाई में लगा सके। दयानंद, घनश्याम, चंपा, पुष्पा और उसका पति शिल्पा से मिलने शहर आते जाते रहे थे। उसके रहने की व्यवस्था पीजी में कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास ही कर दी गई। पुष्पा के दोनों बच्चे भी हॉस्टल में पढ़ते थे। वह उनसे भी मिलने आती तो शिल्पा को भी मिलकर चली जाती। अब तो संस्था का काम बहुत बढ़ गया था और सारी चीज़ों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। दुकानें और बहुत सारी जिम्मेदारियां पुष्पा और उसके पति का संभालते थे, क्योंकि वही दोनों इन सब में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन सब में मेहनत करने के अलावा काम तो बहुत थे। धीरे धीरे नई पीढ़ी भी शिक्षा ग्रहण कर रही थी। अब गांव में पढ़े लिखे लड़के भी संस्था की कई तरह से मदद करने लगे थे, क्योंकि ट्रस्ट के कारण गांव का नाम रोशन हो रहा था। दयानंद की ट्रस्ट की वजह से गांव में काफ़ी तरक्की हो रही थी। यहाँ तक कि नेता भी ट्रस्ट में थोड़ा बहुत दान दक्षिणा दे अपना फोटो खिंचवा कर गौरवान्वित महसूस करते। दयानंद और घनश्याम को अब लगने लगा कि बिना किसी आर्थिक मदद के हम लोग 30 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पा रहे थे। तो अब तो हमें कई तरह से आर्थिक मदद मिल रही है, क्यों ना अन्य ज़रूरतमंदों की भी मदद की जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे भीख मांगने वाले अनाथ बच्चों को अपने घर में पनाह दी और अपने इस ट्रस्ट का नाम रखा, सबका आशियाना। जब भी दयानंद को पता चलता कि आसपास में किसी के घर में कोई विकलांग बच्चा है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो वो उसके घर जाता और
उन्हें यहाँ लाने के लिए प्रेरित करता और उसके परिवार वालों से उससे यहाँ भेजने के लिए कह देता। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद सबका आशियाना में लाकर उनकी खूब सेवा करता। अब तो सबका आशियाना का नाम दूर दूर तक पहचाना जाने लग गया था। सबका आशियाना के सभी बच्चों को स्कूल भेजना, खाना खाने की व्यवस्था, अनुशासन, अच्छा स्वास्थ्य, संस्कार, कर्मठता सब सिखाने का प्रयास करते। बच्चे भी प्यार, अपनापन, उचित देखरेख, अच्छे खान पान से बहुत जल्दी सीख जाते। वहाँ आते ही पहले उनकी भाषा, गाली गलौज, दुख, झूठ बोलने की आदत के कारण शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल लगता था उनका सुधरना। सबसे अधिक माता पिता विहीन बच्चों की सोच कैसी होती है पुष्पा अच्छे से जानती थी। वह कभी भी किसी भी बच्चे पर गुस्सा नहीं करती थी। कई बार अधिक कोशिश करनी पड़ती उसको सही रास्ते पर दिखाने की। कभी कोई बच्चा एक आध बार में सीख जाता, कोशिश करता कि वह अच्छी बातों को अपनाने की, लेकिन कई बच्चे तो बहुत ही ढीठ होते, बिल्कुल भी समझाने पर उन पर कोई असर नहीं होता। फिर भी दयानंद, घनश्याम, चंपा, पुष्पा और उसका पति सबकी कोशिश होती उन सभी बच्चों को सही राह पर लाने की। जो बच्चे बहुत ही शरारती होते वे ना तो खुद और ना ही दूसरों को सीखने देते, और कभी कभी तो दयानंद का आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता था। फिर नए सिरे से लग जाते थे सब उन्हें सिखाने में। जब माता पिता अपने एक दो बच्चों को सिखाने में ही हार जाते हैं तो इतने सारे बिना अभिभावकों के लावारिस बच्चों को सिखाना तो किसी टेढ़ी खीर से कम न थी। कई बच्चे तो ऐसे थे जो अपने आप से ही झूठ बोलना, गाली गलौज करना, परेशान करना, डराते धमकाते, वे सब ऐसी जिम्मेदारी के साथ छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे कि बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। अब उनका यह परिवार एक संस्था बन गया था। संस्था की सबसे अच्छी बात यह थी कि आने वाले बच्चों को सिखाने की पूरी जिम्मेदारी सबसे शरारती बच्चों को दी जाती ताकि वे जिम्मेदारियों में व्यस्त रहें। उन सबको टोलियों में बांटा गया। जिसकी टोली सबसे अच्छी होती संस्था के नियम के अनुसार उन्हें पुरस्कृत किया जाता, पिकनिक ले जाया जाता ताकि सभी बच्चे खुश रहें और अच्छे से अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। अपने आप को आदर्श बनाने के लिए शरारती बच्चे अपनी गलत आदतों को छोड़ने की कोशिश करते कि बच्चों को भी अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करें, जिससे संस्थान के सभी बच्चे कर्मठ और संस्कारी बन रहे थे। महिला और पुरुष को भी जो जिस कार्य में कर सकते थे उसकी क्षमता के अनुसार कार्य बांट दिए थे। सभी के लिए भोजन, रहना, खाने की व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ने की सुचारू व्यवस्था थी। कोई भी यकीन ही नहीं कर पाता था कि ये वही दयानंद और घनश्याम हैं जो कभी खुद की तो समय की रोटियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थी। समय समय का फेर होता है, कब कौन कहाँ कैसे समय करवट बदलेगा कोई कह नहीं सकता। कहा तो दयानंद की दादी दुखी रहती थी कि मेरे वंश का क्या होगा, दयानंद की शादी ही नहीं करना चाहती थी, और कहाँ आज दयानंद इतने सारे लावारिस बच्चों का वारिस बन सबका भविष्य सुधार रहा था। दादी का पोता अब अनाथी का नाथ बनकर सबको नवजीवन देकर अपने वंशजों को तार रहा था। आज तो दादी की आत्मा भी अपने पोते की मानवता पर सम्मानित हो रही होंगी। तो दोस्तों इस पार्ट को हम यही ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पार्ट आपको कैसा लगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।